Hello students, this is Akash Parmar and welcome to the Akash Funny classes. In the last video, we started chapter number 6, that is life process from science, and in that chapter we completed till nutrition in amoeba, right? Now we will continue this chapter in this video and we will start with nutrition in human beings today first. Okay, yes, today we are going to know what happens after food enters in our mouth. How do digestion takes place in our body, in the body of human being. Okay, so very interesting it is. Okay, the diagram is here very important. You must know how to draw the diagram here and you have to practice it. Okay, now first of all, the whole path from where the food passes, okay, the entire path wherever the food passes, that whole path is called as alimentary canal, gut or digestive tract. Okay, you can use any of the three names here: alimentary canal, gut or digestive tract. Okay, so now let's see what are the parts of this digestive system is in human beings. What are the names of the organs? Different. So this is mouth, this is also called as buccal cavity, then this is tongue. Okay, tongue, this is esophagus, it is also called as food pipe, stomach, small intestine, okay, large intestine, anus, appendix, pancreas, liver, bile duct, gallbladder, diaphragm, and that's it. Okay, these are the different parts of the digestive system. Okay, your pronunciation is important as well as what are their functions, that also is important. So we'll study about each and every part of this digestive system in detail now. Okay, so let's start with it. So first of all, हम जो भी फूड खाते हैं, चाहे वो स्वीट हो, सॉल्टी हो, सॉर हो, स्पाइसी हो, या फिर सॉफ्ट हो या क्रंची हो, वट एवर टाइप ऑफ फूड इट इज़, सभी को एक ही पाथ से पास होना है. ओके, देर आर नो डिफरेंट पाथ्स ऑफ डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड. ओके, सभी का पाथ सेम है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम जो भी फूड खाएंगे उसको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, दैट टू कन्वर्ट द फूड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स. ओके, सो ये जो स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने का जो प्रोसीजर है वो कौन करेगा? दैट इज़ डन बाय द टीथ will convert the food into small particles. Okay, we do it by chewing. हम चबा के फूड को च्यू करके जो है फूड को स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं. फाइन. नाउ द इनर लाइनिंग ऑफ द होल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज वेरी सेंसिटिव एंड वेरी सॉफ्ट. ये जो हमारा पूरा का पूरा लाइनिंग है, इनर लाइनिंग, जहाँ पे फूड पास होने वाला है, जहाँ पे फूड टच होगा, वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और सेंसिटिव है. तो अगर जो फूड हम खा रहे हैं वो ड्राई होगा, टोटली ड्राई होगा, तो उससे क्या होगा, यहाँ पे रैशेस हो जाएंगे और यहाँ पे हमको प्रॉब्लम होगी. तो यहाँ पे फूड को हमने स्मॉल पार्टिकल्स में तो कन्वर्ट कर लिया, बट उसी के साथ साथ यहाँ पे फूड को वेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ओके, वेट होना ज़रूरी है. Now whenever we eat food that we like, okay, or when we smell it or when we look it, we get water in our mouth. हम कहते हैं मुंह में पानी आ गया. Okay, that is just not water inside our mouth, that is saliva. Okay, that is a fluid called saliva and it is secreted by salivary glands. Okay, now where is this salivary glands? सलाइवरी ग्लैंड्स जो है यहाँ पे, ये जो माउथ है, माउथ के पीछे अपर रीजन यहाँ पे होता है, एंड बिलो द टंग के जो बिलो रीजन है वहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड होता है, जहाँ से क्या रिलीज होता है? सलाइवा. ओके, अनदर थिंग इज दैट वॉट एवर फूड वी ईट दैट इज़ इन द कॉम्प्लेक्स स्टेट. कॉम्प्लेक्स स्टेट में मीन्स उसमें ऑल थिंग्स आर मिक्सड, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, ये सारी चीज़ें मिक्सड होती है. तो यहाँ पे उसको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करना ज़रूरी है. और ये जो सिंपलर सब्सटेंस में कौन करेगा इसे? दैट इज़ डन बाय बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम. यस, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट. कैटलिस्ट मीन्स व्हाट? कैटलिस्ट हम उसे कहते हैं जो हम केमिकल रिएक्शन में जिसे ऐड करते हैं, मगर वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता. ओके, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ वो केमिकल रिएक्शन को फास्ट करता है. मतलब कि सपोज़ के अगर कोई केमिकल रिएक्शन 2 घंटे में कंप्लीट हो रहा है, तो उसमें हम कुछ ऐसी चीज़ ऐड करेंगे जिससे वो केमिकल रिएक्शन जो है 1 घंटे में कंप्लीट हो जाए, तो उसे हम कहेंगे कैटलिस्ट. ओके, तो यहाँ पे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, जैसे हम कहते हैं
एंजाइम्स, ओके, एंजाइम्स कहेंगे। एंजाइम्स जो है हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनल में डिफरेंट पार्ट से रिलीज होता है और डाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट करता है, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहला जो एंजाइम जो फूड फेस करेगा दैट इज सलाइवरी अमाइलेस, ओके। सलाइवरी अमाइलेस, आई एम राइटिंग हियर सलाइवरी अमाइलेस, ओके। सलाइवरी अमाइलेस, ये सलाइवरी अमाइलेस जो है ये होता है सलाइवा में, ओके। सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेस एक एंजाइम होता है और ये सलाइवा कहाँ से सिक्रेट होता है? दिस इज सिक्रेटेड फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड्स, ओके। ये पूरा याद रखना है, ये सब कुछ आप नोट भी करते जाओ साथ साथ में कि सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा रिलीज होता है और सलाइवा में एक एंजाइम है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेस, ओके। सलाइवरी अमाइलेस, एंड व्हाट दिस सलाइवरी अमाइलेस विल डू, इट विल कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर, ओके। स्टार्च जो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है स्टार्च, उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देगा ये सलाइवरी अमाइलेस। तो सबसे पहला यहाँ पे डाइजेशन का जो प्रोसीजर है माउथ से स्टार्ट हो गया है, ठीक है। नाउ जो भी हमने फूड खाया है वो अब पास होगा माउथ से फूड पाइप में, ओके, दैट इज ऑसोफेगस में पास हो जाएगा, ओके। अब ये जो हमारा पूरा का पूरा लाइनिंग है एलिमेंट्री कैनल का, उसमें जो मसल्स है, इनर लाइनिंग के जो मसल्स है वो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के मूवमेंट करते रहते हैं, ओके। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मूवमेंट करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि फूड माउथ से यहाँ पे पहुँच गया, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ के जो ये जो मसल्स है इनर लाइनिंग के वो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो गए, तो उससे क्या होगा, फूड को स्लोली पुश मिलेगा और फूड जो है फॉरवर्ड मूव होगा, ओके। तो ये जो है सिर्फ यहाँ पे ऑसोफेगस में नहीं, पूरे के पूरे जो हमारा एलिमेंट्री कैनल है वहाँ पे ये मूवमेंट होता रहेगा और इस मूवमेंट का एक पर्टिकुलर नाम है जिस मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टल्टिक मूवमेंट, ओके। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एज पेरिस्टल्टिक मूवमेंट, ओके। What is it? The continued contraction and relaxation in the alimentary canal to push the food forward is called as peristaltic movement, okay. ना फूड ऑसोफेगस से पास होते हुए पहुंच गया स्टमक में, ओके। स्टमक जो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, एक ऑर्गन है ना। स्टमक इज ए लार्ज ऑर्गन विच एक्सपांड्स व्हेन फूड एंटर्स इन इट, जब भी इसमें फूड एंटर होगा तब ये एक्सपांड हो सकता है, ओके। ये एक्सपांड होगा ना। फूड स्टमक में पहुंचने के बाद अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा एंड नाउ यहाँ पे जो ये इनर लाइनिंग है स्टमक की, ओके, दिस इनर लाइनिंग, द इनर वॉल ऑफ द स्टमक, इसका एक पर्टिकुलर नाम है जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ओके। दिस इज कॉल्ड एज द गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है यहाँ पे 3 चीज़ें रिलीज करेगा, ओके। 3 चीज़ें रिलीज करेगा। व्हाट आर दिस 3 थिंग्स आर, लेट्स सी दैट इज HCl रिलीज करेगा, पेप्सिन रिलीज करेगा एंड म्यूकस, ओके। दिस आर द 3 थिंग्स रिलीज बाय व्हाट, रिलीज बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड। व्हाट इज गैस्ट्रिक ग्लैंड? द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, फाइन। नाउ ये तीनों का कुछ ना कुछ रोल है, क्या रोल है वो भी देख लेते हैं कि जो भी फूड अब यहाँ पे हमारे स्टमक में पहुँचा है वो फूड से प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा ये पेप्सिन। ये जो पेप्सिन है ये एक एंजाइम है, जैसे सलाइवरी अमाइलेस एक एंजाइम था वैसे ये पेप्सिन भी एक एंजाइम है। ये जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, ओके, डाइजेस्ट प्रोटीन, ओके। मगर इस पेप्सिन का एक नाटक है, इस पेप्सिन का ये नाटक है कि इसको जो ये फूड मिला है यहाँ पे, ये फूड चाहिए एसिडिक, तभी ये काम करेगा। फूड अगर एसिडिक होगा देन ओनली इट विल डाइजेस्ट द प्रोटीन फ्रॉम दैट फूड, ओके। तो पेप्सिन को चाहिए फूड एसिडिक, तभी ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। तो यहाँ पे प्रेजेंट है HCl विच विल मेक द फूड एसिडिक, मेक फूड एसिडिक। ये जो है फूड को एसिडिक में कन्वर्ट कर देगा, मतलब जो फूड है वो एसिड के साथ जब मिक्स होगा तो इट विल कन्वर्ट इनटू एसिडिक, ओके। तो अब फूड एसिडिक हो गया तो क्या हो जाएगा, पेप्सिन जो है उसमें से डाइजेस्ट कर लेगा प्रोटीन, प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया। तो ये दोनों का रोल हमने देख लिया। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ म्यूकस, ओके। वी नो दैट HCl दैट इज एन एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हमारे बॉडी के आउटसाइड हमारे लिए हार्मफुल है।
तो ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू बी हार्मफुल इनसाइड द स्टमक ऑल्सो, स्टमक के अंदर भी ये नुकसान पहुंचा सकता है, राइट। तो यहाँ पे प्रेजेंट है म्यूकस भाई। ये म्यूकस क्या करेंगे, इट विल प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग, प्रोटेक्शन फ्रॉम HCl। HCl के जो इफेक्ट से म्यूकस जो है इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को प्रोटेक्ट करेगा। ओके, तो इस तरह से ये तीनों का जो है रोल है। फाइन। अब आपने कई बार सुना होगा कि काफ़ी लोगों को एसिडिटी हो जाता है। ओके, एसिडिटी, वो इनो का जो ऐड आता है टीवी पे। सो दैट इज़, एसिडिटी में क्या होता है एग्जैक्टली तो एसिडिटी में यहाँ पे जो है फूड जब ऑसोफेगस से स्टमक में पास हो रहा है ना, तो यहाँ पे ये स्टमक और ऑसोफेगस के बीच में एक मसल होता है जिसे हम कहते हैं स्फिंक्टर मसल। ओके, स्फिंक्टर मसल। तो ये जो मसल है ये मतलब एक गेट का काम कर रहा है। जब भी फूड यहाँ से पास होते होते आएगा, यहाँ पे प्रेशर आएगा, तब ये ओपन होगा और इसके अंदर जो है फूड जो है स्टमक में एंटर हो जाएगा। नॉर्मली ये क्लोज रहेगा, जब भी फूड आएगा तब ये ओपन होगा और फूड स्टमक में एंटर होगा। बट समटाइम क्या होता है कि ये जो एसिड यहाँ पे प्रेजेंट है ना, वी सॉ HCl इज प्रेजेंट इन स्टमक, ये जो एसिड है वो कभी कभी इस स्फिंक्टर मसल से पास होके जो ये इनर लाइनिंग ऑफ ऑसोफेगस है वहाँ तक पहुँच जाता है। ओके, नाउ स्टमक के अंदर तो म्यूकस है प्रेजेंट टू प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, बट म्यूकस इज नॉट प्रेजेंट हियर इन द ऑसोफेगस। तो यहाँ पे जब HCl पहुँचेगा तो यहाँ पे इस ऑसोफेगस में होगा बर्निंग सेंसेशन। बर्निंग सेंसेशन होगा जिसे हम कहेंगे एसिडिटी हो गया। ओके, दैट इज़ एसिडिटी। अब इस एसिडिटी को हम हील करने के लिए हम नॉर्मली इनो पीते हैं। इनो जिसका नेचर होता है बेसिक नेचर होता है, और यहाँ पे प्रेजेंट है एसिड। तो जब ये एसिड और जो इनो हम पिएंगे जिसमें बेस होगा, जब मिक्स हो गए तो यहाँ पे होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और यहाँ पे जो एसिडिटी है वो हील हो जाएगा। एसिड और बेस का रिएक्शन हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 में, बट यहाँ पे आई एम जस्ट शोइंग कि किस तरह से एसिडिटी जो है वो हील होती है। ठीक है, नाउ स्टमक में फंक्शन हो गया। अब स्टमक से ये जो फूड है वो पास होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, यहाँ पे भी अगेन स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में स्फिंक्टर मसल है जैसे यहाँ पे था, जो अब स्लोली फूड जो है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में पास होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ये लार्ज इंटेस्टाइन है और ये लार्ज इंटेस्टाइन के पीछे ये जो है इस तरह से बैकग्राउंड में पाइपलाइन है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन है। ओके, तो यहाँ पे फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में पास हो गया। अब यहाँ पे इंटेस्टाइन जो है वो दो होते हैं, दैट इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कोलन। ओके, अब यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लॉन्गेस्ट पार्ट है ऑफ एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर भी इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों है? बिकॉज यहाँ पे इंटेस्टाइन के जो नेम है वो उनके थिकनेस के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो थिन होगा और लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो थिक है। ठीक है, इसके बेसिस पे यहाँ पे इसको स्मॉल इंटेस्टाइन का है, इसको लार्ज इंटेस्टाइन का है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है बहुत ही कॉम्पैक्ट स्पेस में फिटेड है। यहाँ पे देख सकते हो किस तरह से एक कॉइल्ड होके इस कॉम्पैक्ट छोटी सी स्पेस में ये फिटेड है। ठीक है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन की जो साइज़ है वो हर्बीवरस और कार्निवरस में डिफ़र हो सकती है डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ फूड दे आर ईटिंग। हर्बीवरस में जो है ये फूड पाइप की लेंथ ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली देन कार्निवरस। ओके, एंड दिस स्मॉल इंटेस्टाइन इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन फॉर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। वाई? क्योंकि यहाँ पे अब कंप्लीट डाइजेशन हो जाने वाला है। अब जैसे ही फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होगा, यहाँ पे लीवर और पैंक्रियस का रोल होगा। अब ये जो लीवर है उसका और ये जो पैंक्रियस है इसका रोल होगा। ना व्हाट इज़ द रोल ऑफ लीवर? तो यहाँ पे ये जो लीवर है ये बाइल जूस और बाइल जूस और बाइल सॉल्ट, ये दोनों का सिक्रेशन होगा फ्रॉम लीवर। ओके, और ये जो है स्टोर होता है, कहाँ पे स्टोर होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, विच ईयर इट इज रिटन दैट इट स्टोर्स बाइल्स, और ये फिर गॉल ब्लैडर से इस पाइप के थ्रू पास होता है स्मॉल इंटेस्टाइन तक, और इस पाइप का एक नाम दिया है दैट इज बाइल डक्ट। ओके, सो बाइल डक्ट से क्या पास होता है? बाइल जूस और बाइल सॉल्ट। कहाँ से पास हो रहा है ये? लीवर से। लीवर से कहाँ पे जा रहा है ये? इट इज़ पासिंग इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, ये दो यहाँ पे रिलीज हुए, और उसी के साथ साथ ये जो पैंक्रियस है, ओके, ये पैंक्रियस क्या रिलीज करेगा? इट विल रिलीज ट्रिप्सिन एंड लाइपेस। ट्रिप्सिन एंड लाइपेस विल बी रिलीज्ड बाय पैंक्रियस। अब ये चारों का क्या रोल है वो देख लेते हैं। ठीक है,
नाउ ट्रिप्सिन साउंड्स वेरी सिमिलर टू पेप्सिन, राइट? पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन दोनों का काम भी यहाँ पे वेरी सिमिलर ही है। जैसे कि पेप्सिन यहाँ पे प्रोटीन डाइजेस्ट कर रहा था, ट्रिप्सिन भी यहाँ पे प्रोटीन ही डाइजेस्ट करेगा। ओके, जो भी रिमेनिंग प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करेगा कौन? ये ट्रिप्सिन डाइजेस्ट रिमेनिंग प्रोटीन। ओके, जो भी लेफ्ट आउट प्रोटीन बच गया है फूड में उसको डाइजेस्ट कौन करेगा? ट्रिप्सिन। ओके, नाउ रिमेंबर पेप्सिन को जो है फूड डाइजेस्ट करने के लिए क्या कंडीशन जरूरी था? इट वांटेड कि फूड कैसा हो? एसिडिक। ओके, ये ट्रिप्सिन उसका पूरा अपोजिट है। इसको जो फूड चाहिए वो चाहिए बेसिक। ओके, एसिड एंड बेस ये दोनों अलग चीज़ें हैं जो हम थर्ड चैप्टर में डीपली पढ़ेंगे, बट थोड़ा बहुत आइडिया आपको होगा ही। फूड एसिडिक चाहिए था पेप्सिन को और फूड बेसिक चाहिए किसको? ट्रिप्सिन को, तभी ये जो है बचा हुआ प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकेगा। ओके, तो इस तरह से दोनों की कंडीशन है। तो यहाँ पे अब है बाइल जूस। ओके, बाइल जूस है वो क्या करेगा? फूड को बेसिक करेगा। ओके, फूड को मेक्स फूड बेसिक। ओके, जैसे वहाँ पे HCl फूड को एसिडिक कर रहा था ताकि पेप्सिन प्रोटीन डाइजेस्ट कर सके, वैसे यहाँ पे ट्रिप्सिन को कौन हेल्प करेगा? ट्रिप्सिन को बाइल जूस हेल्प करेगा, वो फूड को बेसिक बनाएगा ताकि ट्रिप्सिन जो है रिमेनिंग प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सके। ओके, तो देख लिया ट्रिप्सिन और बाइल जूस का रोल। अब लाइपेस और बाइल सॉल्ट का क्या रोल है वो देखते हैं। तो अब यहाँ पे लाइपेस जो है फैट को डाइजेस्ट करेगा, मगर जो फैट अभी यहाँ पे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है वो फैट बिग बिग ग्लोब्यूल्स में है। तो यहाँ पे इस इंटेस्टाइन में जो फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट है उसको बाइल सॉल्ट क्या करेगा? बाइल सॉल्ट जो बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स है ना, बड़े बड़े पीसेस है, उसको स्मॉल स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देगा। ओके, स्मॉल स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देगा। बाइल सॉल्ट जो है बिग फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देगा और इस प्रोसेस को जो है एक पर्टिकुलर नाम दिया है, दैट इज कॉल्ड एज emulsification. Okay, this process is called as emulsification. The conversion of big fat globules into small globules is called as emulsification, which is done by bile salt. अब जो है यहाँ पे ये जो फैट है स्मॉल स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो गया है, तो ये जो लाइपेस है, लाइपेस जो है अब जो है इस स्मॉल स्मॉल फैट को डाइजेस्ट कर देगा और इस तरह से ये डाइजेस्ट हो गया। ना ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पर भी जो इनर लाइनिंग है वहाँ पे कुछ ग्लैंड्स है जो इंटेस्टाइनल जूस रिलीज करते हैं। ओके, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो रिलीजेस सम इंटेस्टाइनल जूस, और उसमें जो भी एंजाइम्स है वो फाइनली क्या करेंगे? जो भी प्रोटीन है उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें? अमीनो एसिड्स में। कार्बोहाइड्रेट्स जो भी है उसका कन्वर्जन होगा किसमें? ग्लूकोज में। ओके, याद रखना है ये। एंड जो भी फैट्स है उसको फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट करेंगे। ओके, ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा फैट्स। तो यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो गया। अब इसके बाद क्या होगा? जो ये इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन है ना, इंटेस्टाइन का यहाँ पे बहुत सारा रोल है। इंटेस्टाइन के इनर वॉल में यहाँ पे बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसे हम कहते हैं विलीज। इस तरह से बहुत छोटे छोटे विलीज है। ओके, सपोज कि ये है इंटेस्टाइनल का इनर लाइनिंग, तो ये जो लाइनिंग है वो स्ट्रेट नहीं है इस तरह से, ये जो है इस तरह से उसके ऊपर है विलीज। ओके, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विलीज कहेंगे जिसे हम। तो ये क्या करेगा? इंटेस्टाइन का जो इनर लाइनिंग है उसका सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा ताकि जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो यहाँ अच्छी तरह से इस इंटेस्टाइन के कांटेक्ट में आ सके। और ये जो विलीज है, विलीज के अंदर जो है बहुत सारे ब्लड के नेटवर्क्स है। ओके, बहुत सारे ब्लड के नेटवर्क्स है, ब्लड वेसल्स है बहुत सारे। तो यहाँ पे जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसको अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेंगे और फिर ये ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरे के पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ओके, विलीज के थ्रू। ओके, ना वॉट एवर द अनएब्जॉर्ब्ड मटेरियल यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में बचा है वो पास हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा? मोर वाटर जो है वो सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा और उसके बाद जो भी बचा कुचा सेमी लिक्विड फॉर्म है वो इस लार्ज इंटेस्टाइन में पास होते होते यहाँ पे पहुँच जाएगा और यहाँ से फिर ये एनस के थ्रू पीरियोडिकली फिर ये बॉडी से एग्जिट हो जाएगा। ओके, दिस पार्ट इज कॉल्ड द एनस। यहाँ पर भी क्या होगा? वापस स्फिंक्टर मसल होगा। स्फिंक्टर मसल जैसे यहाँ पे हमने देखा वैसा ही सेम मसल यहाँ पे स्फिंक्टर मसल है, जो जब भी यहाँ पे प्रेशर जनरेट होगा तभी ये ओपन होगा और उसी के साथ साथ यहाँ पे बॉडी का जो भी वेस्ट मटेरियल जो बचा है वो बॉडी से एग्जिट हो जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा फूड का
जर्नी होता है फ्रॉम माउथ टू द एनस. ओके, so now we are starting the next topic, that is respiration. First we will read the definition of it. It is a process of breakdown of simple carbohydrates such as glucose to liberate energy. Okay, ये प्रोसेस में क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का, जैसे कि ग्लूकोज. ओके, जो भी हमने फूड, जो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में हमने देखा, जो भी हमने फूड खाया है, जो भी ग्लूकोज होगा उसके थ्रू हमको एनर्जी मिलेगी. ओके, तो वो जो प्रोसीजर है जिसमें वो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और उससे जो एनर्जी मिलेगी, वो प्रोसेस को हम कहेंगे रेस्पिरेशन. ओके, नाउ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज डिफरेंट वेज टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द ग्लूकोज. ओके, सम ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन एंड ब्रेक डाउन द ग्लूकोज टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, whereas some organism does not use oxygen. कुछ ऑक्सीजन का यूज़ करेंगे और कुछ ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करेंगे. तो जो रेस्पिरेशन प्रोसीजर में ऑक्सीजन का यूज़ होगा that will be called as एरोबिक रेस्पिरेशन, और जो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होगा that will be called as एनएरोबिक रेस्पिरेशन. ओके, ऑक्सीजन यूज़ हो तो एरोबिक रेस्पिरेशन एंड ऑक्सीजन का यूज़ नहीं हो तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन. ओके, मगर सबसे पहला स्टेप जो है वो कॉमन है, वो सभी ऑर्गेनिज्म में कॉमन होगा. दैट इज़ व्हाट, कि सबसे पहले जो ग्लूकोज है, ओके, ग्लूकोज विच इज़ ए 6 कार्बन मॉलिक्यूल. हमने देखा है ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला, इट इज़ C6H12O6. ओके, ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, उसका ब्रेकडाउन होगा सबसे पहले 3 कार्बन मॉलिक्यूल में. ओके, दैट इज कन्वर्जन होगा पायरुवेट में. दिस इज 3 डेज पायरुवेट. ग्लूकोज का कन्वर्जन होगा पायरुवेट में, और ये कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म में. व्हाट इज साइटोप्लाज्म, जो सेल के अंदर जो जेल लाइक फ्लूइड है, डेट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म, राइट. ये जो सेल होता है और इसके बीच में यहाँ पे ये जो फ्लूइड होता है, डेट इज कॉल्ड एज व्हाट, साइटोप्लाज्म. तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा पायरुवेट में. ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, वो कन्वर्ट हो जाएगा 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, और ये सभी ऑर्गेनिज्म में कॉमन होगा. सभी में यही चीज़ तो होगी ही होगी. अब उसके बाद यहाँ पे है क्लासिफिकेशन के, यहाँ पे ये जो है सबसे पहला, डेट इज़ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. के ऑक्सीजन के एब्सेंस में जब होगा, डेट इज़ के एग्जाम्पल ईस्ट में होता है, ईस्ट में और सम बैक्टीरियाज में ऑक्सीजन के एब्सेंस में रेस्पिरेशन होता है. मतलब ऑक्सीजन के बिना ही वहाँ पे एनर्जी डिराइव हो जाता है. तो यहाँ पे एग्जांपल में याद रखना है, ईस्ट और सम बैक्टीरियाज में विदाउट ऑक्सीजन भी रेस्पिरेशन हो जाता है. दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज व्हाट वी सॉ, दिस इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन. तो ये है एनएरोबिक रेस्पिरेशन के का एग्जाम्पल एक, कि ईस्ट में जो है एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा. ओके, तो क्या होगा यहाँ पे, ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो पायरुवेट है, जो कि एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, इसका भी केमिकल फार्मूला अगर आपको याद रखना है तो आप रख सकते हो, डेट इज़ C3H4O3. वैसे बुक में नहीं है, फिर भी जनरल नॉलेज के लिए यू कैन रिमेंबर दिस, C3H4O3 विच इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ पायरुवेट. ये जो पायरुवेट C3H4O3 है, वो ब्रेकडाउन होगा इथेनॉल में, जिसका केमिकल फार्मूला है C2H5OH. ओके, इथेनॉल इज़ ए टाइप ऑफ अल्कोहल. ओके, और इसी की मदद से जो है, ये प्रोसीजर की मदद से जो है बियर और वाइन का प्रोडक्शन होता है. ओके, इसी केमिकल रिएक्शन के बेसिस पे. तो इथेनॉल का फॉर्मेशन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हुआ, एनर्जी. इथेनॉल विच इज 2 कार्बन मॉलिक्यूल, उस केमिकल फार्मूला इज C2H5OH. ओके, तो ये हुआ ऑक्सीजन के एब्सेंस में. दिस इज व्हाट, एनारोबिक रेस्पिरेशन. या फिर हो सकता है ऑक्सीजन के प्रेजेंट में. नाउ नेक्स्ट इज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ओके, जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होगा तब क्या होगा, फर्स्ट स्टेप तो कॉमन, इट इज ग्लूकोज का कन्वर्जन होगा पायरुवेट में. अब इस पायरुवेट में जब ऑक्सीजन ऐड होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन की मदद से यहाँ पे फॉर्मेशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर का एंड एनर्जी का. जो केमिकल रिएक्शन हमने पहले लिखा है, डेट इज C6H12O6 प्लस 6O2 गिव्स 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी, राइट. ये हमने पहले भी केमिकल इक्वेशन लिखा है कि ग्लूकोज में जब ऑक्सीजन ऐड होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हम रिलीज़ करते हैं, वाटर और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, जो कि नॉर्मली हमारे बॉडी में ये वाला केमिकल रिएक्शन होता है. ओके, जिससे हमको एनर्जी मिलती है. सो यहाँ पे जो है ऑक्सीजन का यूज़ हुआ है. सो दिस इज व्हाट, एरोबिक रेस्पिरेशन. दिस इज एरोबिक रेस्पिरेशन.
ना ये जो केमिकल रिएक्शन है ये कहाँ पे होता है, इन माइटोकॉन्ड्रिया। रिमेंबर माइटोकॉन्ड्रिया इट इज़ कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ सेल, जहाँ पे एनर्जी का फॉर्मेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। रिमेंबर, तो यहाँ पे इस तरह से एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ। ओके, देन यहाँ पे थर्ड है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन। ये कहाँ पे होता है, इन आर मसल सेल्स। समटाइम्स क्या होता है कि व्हेन वी आर सिटिंग फॉर लॉन्ग टाइम, okay, if we are just sitting at one place for a long time and if we are not drinking enough water, अगर हमने properly water नहीं पिया है, okay, so क्या हो जाता है कि we get cramp in our leg, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं cramp। उसमें क्या होता है, हमारे पैर में सडन पेन स्टार्ट हो जाता है एंड आफ्टर सम टाइम वो खुद ही हील हो जाता है। सो डेट इज़ वॉट वहाँ पे क्या हुआ एग्जैक्टली। मैक्सिमम ये किस केस में होता है, व्हेन वी आर सिटिंग फॉर टू लॉन्ग, हम एक ही जगह पे कंटिन्यूसली बैठे रहे हो और हमने प्रॉपरली वाटर इनटेक नहीं किया हो, तो तब क्या होता है, हमारे मसल सेल्स तक जो हम ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं वो ऑक्सीजन उस मसल सेल्स तक नहीं पहुंच पाती। ओके, जनरली ये ऑक्सीजन मसल सेल तक पहुंच जाते हैं, बट हम जो है बहुत देर तक बैठे रहते हैं तो समटाइम्स ये मसल सेल तक नहीं पहुंच पाते। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के एब्सेंस में वहाँ पे उस पायरुवेट का क्या फॉर्मेशन हो जाता है, पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। ओके, लैक्टिक एसिड इज केमिकल फार्मूला इज C3H6O3, ओके, विच इज़ ए 3 कार्बन मॉलिक्यूल। लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा पायरुवेट का इंस्टेड ऑफ दिस रिएक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी ये होने के बदले वहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा लैक्टिक एसिड का। वो उस केमिकल फॉर्मूला है C3H6O3 और वहाँ पर भी एनर्जी जनरेट होगी। मगर ये लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन होने की वजह से हमारे पैर में क्या हो जाएगा, क्रैम्प हो जाएगा एंड हमको पेन स्टार्ट होगा। बट आफ्टर सम टाइम जैसे ही वहाँ पे ऑक्सीजन रीच होता है, ऑक्सीजन पहुँचता है, तो हमारा वो क्रैम्प वहाँ पे हील हो जाता है एंड वी फील बेटर। ओके, सो ये 3 केस है, ये ईस्ट में होता है और सम बैक्टीरियाज में होता है। ये दोनों इन ह्यूमन बींग्स होते हैं। ये जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन नॉर्मल केस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। और ये कब होगा, इन सम केसेस जब ऑक्सीजन मसल सेल्स तक नहीं पहुंच पाती तो वो पायरुवेट लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। मगर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड वी फील पेन देयर एंड आफ्टर सम टाइम इट ऑटोमेटिकली गेट हील्स। नाउ कंपैरेटिवली यहाँ पे ये जो एनारोबिक और एरोबिक वाला रेस्पिरेशन में एनर्जी तो दोनों में फॉर्म हो रहा है, मगर मैक्सिमम एनर्जी जो है एरोबिक रेस्पिरेशन में फॉर्म होगा कंपैरेटिवली देन एनारोबिक रेस्पिरेशन में। ओके, रिमेंबर दिस, एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा एनर्जी फॉर्म होगा देन एनारोबिक रेस्पिरेशन। और फिर यहाँ पे जो भी एनर्जी फॉर्म हुई है वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP के फॉर्म में हमको एनर्जी हमारे बॉडी में यूज़ होती है। डेट इज़ ATP का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। बिकॉज ATP के फॉर्म में हम एनर्जी यूज़ करते हैं हमारी बॉडी में, इस ATP को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एंड जो माइटोकॉन्ड्रिया है जहाँ से ये एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, द पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, नाउ इन एनारोबिक रेस्पिरेशन यहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, बट एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत है। सो जो ऑर्गेनिज्म एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे ये इंश्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिले। ओके, जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं उनको सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिलना चाहिए। नाउ प्लांट की बात करते हैं हम। प्लांट में हमने देखा है कि प्लांट के सरफेस के ऊपर होता है स्टोमेटा, जिसके थ्रू वो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का वहाँ पे एक्सचेंज होता है बाय सिंपल डिफ्यूज़न। ओके, डिफ्यूज़न मीन्स क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर हम एक ग्लास में वाटर लेते हैं और उस वाटर में सपोज़ के हम एक ड्रॉप ऑफ इंक डाल देते हैं। ओके, इंक डालते ही वहाँ पे इंक जो है थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, पूरे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पानी में, और पानी का कलर जो है यूनिफॉर्म वे में जो भी इंक का कलर है वो हो जाएगा, राइट। तो जैसे ही हमने ड्रॉप डाला, जहाँ पे सबसे पहले ड्रॉप गिरा है इंक का वाटर पे, वहाँ पे इंक का कॉन्सेंट्रेशन हाई अमाउंट में है कंपैरेटिवली टू द अदर रीजन ऑफ वाटर। और फिर थोड़ी देर बाद जब वो मिक्स हो जा रहा है तो क्या हुआ है, देयर इज डिफ्यूज़न इज हैपन, डिफ्यूज़न हुआ है वहाँ पे।
इंक का कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पे लो था वहाँ पे इंक स्प्रेड हो गया इवनली, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन, राइट। उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर प्लांट्स में भी जो गैसेस का एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, वो डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है सिंपली। प्लांट नाउ व्हाट विल द प्लांट डू इन डे टाइम? डे के समय प्लांट क्या करेगा? प्लांट विल इनटेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करेगा वाया व्हाट? वाया स्टोमेटा, स्टोमेटा की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करेगा। दिस इज इन डे टाइम, and the water they will get from the soil, and here this carbon dioxide and water will react in the presence of sunlight and chlorophyll, and it will form what? Glucose form करेगी, और ऑक्सीजन जो है again they will release in the atmosphere via stomata, and 6H2 will be formed। तो यहाँ पे इनका ये ग्लूकोज फॉर्म हुआ। दिस इज वॉट दे आर डूइंग मेजरली इन द डे टाइम, ओके, मेजरली डे टाइम में ये रिएक्शन होगा। वेरस इन द नाइट टाइम, नाइट टाइम क्या करेंगे? अब ये जो ग्लूकोज उनको मिला है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, उसके साथ 6O2 इन द नाइट टाइम दे विल टेक oxygen gas from the atmosphere via stomata again, and they will form carbon dioxide, water and energy, okay, the same reaction which we do normally while respiration, the same reaction is done in plant in the night time, okay। night time में जो उन्होंने ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया है डे टाइम में, उसका ब्रेक डाउन करेंगे और उससे क्या ऑब्टेन करेंगे? एनर्जी, ओके। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रोडक्ट में ये जो है प्लांट नाइट के समय कौन सा गैस रिलीज कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं इन द नाइट टाइम, ओके। दैट इज़ द रीज़न वाई कहते हैं कि रात के समय प्लांट या फिर ट्री के नज़दीक नहीं रहना चाहिए। उसका साइंटिफिक रीज़न ये है कि प्लांट्स जो है इन द नाइट टाइम दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इट इज़ नॉट गुड फॉर अस, कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर हम इंटेक करते तो उससे हमको हो सकती है सफोकेशन, एंड वी कैन हैव प्रॉब्लम विद दैट। तो कुछ इस तरह से प्लांट में डे टाइम में और नाइट टाइम में केमिकल रिएक्शंस होते हैं मेजरली, और इस तरह से ये साइकिल चलता है। इफ़ वी टॉक अबाउट एनिमल्स, एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन्स टू टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोसफियर, ओके। इफ़ वी टॉक अबाउट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, मीन्स के जो लैंड पे रहते हैं वो एनिमल्स की बात करें, तो दे डायरेक्टली टेक द ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोसफियर, राइट। बट इफ़ वी टॉक अबाउट एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, मीन्स दोज ऑर्गेनिजम्स विच लिव्स अंडर वाटर, जो पानी में रहते हैं, दे हैव टू टेक द ऑक्सीजन विच इज़ dissolved in water, right? We do take oxygen from the atmosphere directly, but aquatic organisms have to take the oxygen which is dissolved in water. And if we compare the amount of oxygen in the water and in the air, the oxygen in the water is much lesser than the oxygen in air, okay। Comparatively water में जो oxygen का amount कम है than the amount of oxygen in air, and that is the reason why जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का रेट ऑफ ब्रीथिंग होगा वो काफ़ी ज़्यादा फास्टर होगा दैन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, ओके। दे विल ब्रीथ फास्टर, द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म विल ब्रीथ फास्टर। इफ़ यू वॉच ए फिश इन ए एक्वेरियम, यू वुड हैव नोटिस दैट वो क्या करते हैं कि माउथ से वाटर को एंटर करते हैं, माउथ में वाटर एंटर होता है, एंड देन द वाटर इज़ पास टू द गिल्स, जहाँ पे गिल्स के यहाँ पे वाटर में जो भी ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड है वो एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे बाय ब्लड, एंड देन द ब्लड विल ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन टू द होल बॉडी सेल्स, ओके। नाउ इफ यू टॉक अबाउट टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, दे डू टेक द ऑक्सीजन डायरेक्टली फ्रॉम द एटमोसफियर, राइट। नाउ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यूज डिफरेंट ऑर्गन्स टू टेक दिस ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोसफियर। नाउ जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन का इनटेक होगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करना है, तो ये जो ऑर्गन होगा वो मैक्सिमम सरफेस एरिया करे वैसा ऑर्गन होना चाहिए। ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो एफिशिएंटली ऑक्सीजन इनटेक होगा और कार्बन डाइऑक्साइड आउट होगा, राइट। और एस यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होना है, गैस एंटर होगा, गैस आउट होगा, तो ये जो ऑर्गन है ये काफ़ी ज़्यादा थिन होगा, फाइन होगा और डेलिकेट होगा, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होगा, ओके। सपोज़ के मतलब कि ये मेरा हैंड है, यहाँ से कोई गैस को एक्सचेंज करना है, ऑक्सीजन एंटर होगा और कार्बन डाइऑक्साइड आउट होगा, तो जो कि ये बहुत ही ज़्यादा थिक है मेरा हैंड फॉर डूइंग दिस वर्क, तो यहाँ से ये प्रोसीजर नहीं हो पाएगा। सो अगर गैस को एक्सचेंज करना है, ऑक्सीजन को अंदर लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करना है, तो ये जो है लेयर बहुत ही ज़्यादा फाइन और डेलिकेट होगा, कॉमन सी बात है, ओके, कि ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होगा।
एंड एज इट इज़ सेंसिटिव, इसको जो है एकदम प्रोटेक्शन में रखना पड़ेगा। एंड यूजुअली इसको प्रोटेक्शन में रखना है, इसके लिए ये जो है बॉडी के अंदर होगा। ओके, ये ऑर्गन जो है बॉडी के अंदर होगा। क्यों अंदर होगा? बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। सेंसिटिव क्यों है? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा थिन है। थिन क्यों है? बिकॉज यहाँ से क्या होना है, गैसेस का एक्सचेंज होना है। गैसेस का एक्सचेंज कब हो पाएगा? जब वो ऑर्गन थिन होगा, उसका जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का जो एरिया है वो एकदम थिन होगा, तभी तो गैस एक्सचेंज हो पाएगा। तो यूजुअली ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर ये ऑर्गन फिट होगा और उसको प्रोटेक्शन में रखा जाएगा। और ऐसे ये बॉडी के अंदर है, वहाँ पे एक ट्रैक होगा, एक पाथ होगा जहाँ से ये गैसेस पास हो गए और गैसेस आउट हो गए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। Okay, now let's see how do our human beings respiratory system works. Okay, let's first read out the name of the organs which are involved in the human respiratory system. Here also the diagram is very important, so you have to practice for this also how to draw this diagram. Okay, so let's start first with reading the names of the organs which are involved in the respiratory system. So that is nasal passage, mouth cavity, pharynx, larynx, trachea, rings of cartilage, lungs, ribs, alveolar sacs, bronchioles, bronchi, and that's it. Okay, so these are the names of the organs here which I had mentioned. Okay, so first of all, what will happen? The air from the atmosphere will be taken inside the body through nostrils. Okay, these two holes here at the nose, these two holes are called here as nostrils. Okay, ये दो holes को हम क्या कहेंगे? nostrils. तो एयर जो है nostrils से सबसे पहले एंटर होगी एंड इनसाइड द nostrils देर आर फाइन स्मॉल hairs. ओके, हमारे नॉस्ट्रल्स में छोटे छोटे हेयर्स है। यहाँ पे ये हेयर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। क्या है इनका रोल? कि हम जब एयर को ब्रीथ इन करते हैं तो एयर के साथ साथ जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो भी हमारे नॉस्ट्रल्स में एंटर हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो स्मॉल हेयर है वो यहाँ पे फिल्ट्रेशन का काम करेगी। ओके, that will stop the dust particles there only and will not let it enter into our respiratory system. वहीं पे उसको stop कर देंगे। Okay, so this is the role of what? The small hairs inside our nostrils. Fine. अब इसी के साथ साथ हमारा जो इनर लाइनिंग ऑफ नॉस्ट्रल्स है, इनर लाइनिंग ऑफ नॉस्ट्रल्स में एक स्टिकी टाइप का फ्लूइड का भी फॉर्मेशन होता है जिसे हम कहेंगे म्यूकस। ओके, यहाँ पे इस म्यूकस का भी यही रोल है कि जो भी डस्ट पार्टिकल्स आया है वहाँ पे वो म्यूकस उसको स्टिक कर लेगा अपने साथ और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर होने नहीं देगा। ओके, फर्दर वो जो म्यूकस है वो ड्राई हो जाएगा और फिर सॉलिड फॉर्म में वो वेस्ट हो जाएगा। फिर जो है हम उसको नोज़ से क्लीन कर देते हैं, राइट। हम नोज़ में से जो हमारा वेस्ट मटेरियल्स निकालते हैं वो दैट इज़ द म्यूकस ओनली। जो म्यूकस जो है वो डस्ट को वहाँ पे अट्रैक्ट कर लिया है और फिर ड्राई अप हो जाते हैं एंड दैट इज़ रिमूव देन फ्रॉम द नोज़। सो इस तरह से यहाँ पे नॉस्ट्रल्स में जो भी डस्ट है हेयर और म्यूकस फिल्टर कर देंगे। ओके, फाइन। आफ्टर नेसल पैसेज दैट इज फेरिंग्स एंड लैरिंग्स। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ फेरिंग्स? फेरिंग्स जो है वो अब यहाँ पे दो पाइप है एक्चुअली, राइट। दिस इज द ट्रैकिया दैट इज द विंड पाइप एंड द अनदर इज ऑसोफेगस विच इज कॉल्ड एज द फूड पाइप। तो यहाँ पे माउथ से जो भी हमने फूड खाया है और नॉस्ट्रल से जो भी एयर एंटर हुआ है तो वो दोनों यहाँ पे जाके मिक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो फेरिंग्स है वो एयर को विंड पाइप में सेंड करेगा और जो फूड है उसे ऑसोफेगस में सेंड करेगा। ओके, यहाँ पे डिवीज़न कर देगा कि एयर अगर है तो एयर को विंड पाइप में सेंड करेगा एंड अगर फूड है तो उसको जो है ऑसोफेगस में सेंड करेगा। ओके, एंड समटाइम्स मिस्टेकली क्या होता है कि सपोज़ कि हमने कुछ खाना खा लिया या फिर सपोज़ कि पानी पी लिया और हमें हंसी आ जाती है। ओके, तो हमारा वो जो वाटर या फूड है वो विंड पाइप में एंटर हो जाता है, फिर हमको होता है कफिंग, हमको खांसी आती है। ओके, थोड़ी देर तक हमको खांसी आती रहती है एंड आफ्टर समटाइम्स वी गेट अगेन नॉर्मल। तो ये कब होता है कि जब भी हमने जो वाटर पिया है वो अगर मिस्टेकली विंड पाइप में एंटर हो जाए तब हमको इस तरह से कफिंग होती है। ओके, तो इस तरह से फेरिंग्स का रोल है कि वो एयर को विंड पाइप में सेंड करेगा एंड फूड को ऑसोफेगस में सेंड करेगा। ओके, नाउ व्हाट इज़ द रोल ऑफ लैरिंग्स?
लैरिंग्स जो है जिसे कॉमनली कहते हैं दिस इज़ द वॉइस बॉक्स, ओके। वॉइस बॉक्स, जो भी वॉइस का जनरेशन है वो लैरिंग्स में होता है, ओके। जो भी मैं अभी बोल रहा हूँ दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लैरिंग्स। सो लैरिंग्स के यहाँ पे क्या होता है, वॉइस का प्रोडक्शन होता है, ओके। सो नाउ जो एयर हमने इनहेल किया है नॉस्ट्रल से पास होके यहाँ पे ट्रैकिया के थ्रू पास होगा, ओके। नाउ यहाँ पे ट्रैकिया के यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज यानी क्या, कार्टिलेज यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट इट इन क्लास 9th इन टिश्यू चैप्टर, राइट। टिश्यू चैप्टर में हमने कार्टिलेज के बारे में पढ़ा है। सो जैसे कि कार्टिलेज का एक कॉमन एग्जांपल्स कहाँ पे, कार्टिलेज हमारे नोज़ में कार्टिलेज है, राइट। दिस इज़ ए काइंड ऑफ मटेरियल विच इज़ सॉफ्ट देन बोन। बोन जैसे हार्ड होता है वैसे ये हार्ड नहीं होता, ये सॉफ्ट होता है, ये बैंड हो सकता है, ओके। तो ये जैसे कि एग्जांपल एक ईयर में है, फिर नोज़ में भी जो है वो कार्टिलेज होता है। तो उसी चीज़ का हमारे जो विंड पाइप है उसके ऊपर रिंग होती है, ओके। इस रिंग का क्या काम है कि सपोज़ कि ये जो है, ये जो मार्कर पेन है दिस इज़ आर विंड पाइप, ओके। अब ये जो विंड पाइप है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है अगेन। अब इसमें ये सपोज़ कि हॉलो है, इसके अंदर से जो एयर है वो पास होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है इस विंड पाइप के ऊपर इस तरह से ये जो आउटर लेयर है पाइप का उस पर अटैच है, ओके। इस तरह से अटैच है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, और वो क्या करेंगे, यहाँ पे जो विंड पाइप है उसको कोलैप्स होने से रोकेगी। कोलैप्स होने से रोकेगी मतलब अगर कि ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज नहीं होगा तो ये जो है विंड पाइप कोलैप्स हो सकता है, यहाँ पे ये इस तरह से क्लोज हो सकता है, और उससे क्या होगा, पाइप ब्लॉक हो जाएगा और एयर जो है वो वहाँ से पास नहीं हो पाएगा, राइट। सो देर आर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज सो डैट द विंड पाइप डज नॉट कोलैप्स, ओके। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। नाउ फ्रॉम द विंड पाइप द एयर विच वी हैड टेकन इनसाइड इज रीच्ड हियर टू द लंग्स। यहाँ पे ये दो पार्ट में स्प्लिट हो गए हैं, मतलब कि दो लंग्स में ये ट्रांसफ़र हो गए, एक राइट लंग में और लेफ्ट लंग में, ओके। Now again this lungs is very sensitive, so it is protected by rib cage here. This whole bone structure is called as rib cage, और इस rib cage के अंदर ये जो दोनों lungs है वो fitted होते हैं, ओके। और यहाँ पे जो विंड पाइप दो lungs के दो सेपरेट पाइप्स में डिवाइड हो चुका है, that is called as bronchi, okay. This is called as bronchi here, okay. This is bronchi, okay. These two pipes, the major two pipes in which this wind pipe is divided is called as bronchi here. Now further ये जो bronchi है ये further branches में divided होते हैं, okay. जिस तरह से ट्री के किस तरह से ब्रांच के ब्रांचेस होते हैं वैसे यहाँ पे ये जो ब्रोंकाई ये फर्दर इसके छोटे छोटे और ब्रांचेस निकले हुए होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हियर ब्रोंक्यूल्स, ओके। लुक हियर दिस स्मॉल स्मॉल ब्रांचेस विच इज फर्दर डिस्ट्रीब्यूटेड is called as bronchioles here, okay. Bronchi are the main two branches where the windpipe is divided, and then where the bronchi is further divided into small pipelines, that is called as bronchioles here, fine. And further this bronchioles end up at balloon like structure which is called as alveoli, okay. Alveoli, जैसे हमने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में देखा था फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट इज कॉल्ड एज विलीस, वैसे यहाँ पे बलून लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज एल्वियोली। एंड दिस एल्वियोली इज द प्लूरल फॉर्म, एंड फॉर सिंगुलर द वर्ड इज alveolus, okay. This is the singular word, okay. Alveolus is the singular and alveoli is the plural. हमारे पूरे बॉडी के सेल में जो सेलुलर रेस्पिरेशन हुआ है, राइट। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन हुआ है वो ब्लड यहाँ पर लेकर आएगी, ओके। जो भी कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन है वो ब्लड नेटवर्क से फ्लो होते होते यहाँ पे एल्वियोली तक पहुँच जाएगी, और यहाँ पे इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एल्वियोली के अंदर लिबरेट कर देगी, ओके। और बदले में एक्सचेंज में क्या लेगी, जो यहाँ पे ब्रोंक्यूल्स से पास होते होते जो एयर हमने इनटेक किया है उसमें जो ऑक्सीजन है उसे यहाँ से एब्जॉर्ब कर लेगी, ओके। दो चीज़ें हो रही है यहाँ पे, क्या हो रहा है कि ये ब्लड नेटवर्क्स में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस है, ओके, जो भी सेलुलर रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन हुआ है वो सारा का सारा गैस यहाँ पे ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होके यहाँ पे पहुँच जाएगी ब्लड नेटवर्क्स में, और यहाँ से फिर इस एल्वियोली के अंदर पास हो जाएगी। एंड वॉट एवर ऑक्सीजन इज कमिंग फ्रॉम दिस ब्रोंक्यूल्स विल बी टेकन अप बाय द ब्लड,
and it will be again passed to the whole cell and that cell will again do the cellular respiration procedure. Okay, तो इस तरह से alveoli में gases का exchange होगा. Now when we breathe in and breathe out, what happens? When we breathe in, we lift our rib cage and we flatten our diaphragm. Now what is diaphragm? यहाँ पे diaphragm मैंने शो किया है. diaphragm जो है हमने digestive tract में भी देखा था. ये जो diaphragm है वो ये जो chest वाली कैविटी है और इसके नीचे that is the abdominal cavity जहाँ पे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है पूरा, राइट. हमने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में देखा था जस्ट अबाउट द लीवर एंड द स्टमक देयर वाज डायफ्राम. ओके, वो जो डायफ्राम है वो उसके डायफ्राम के अपर में आएगा लंग्स और डायफ्राम के नीचे में आएगा पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, तो जब हम ब्रीथ इन करते हैं तब हमारा जो रिब केज है उसको हम लिफ्ट करते हैं एंड एज ए रिजल्ट हमारा जो चेस्ट का कैविटी है वो एक्सपांड होता है और ये जो डायफ्राम है वो फ्लैट हो जाता है. और एंड एट दैट मोमेंट ओनली ये जो एल्वियोली है उसमें एयर फिलअप हो जाती है और ये एक्सपांड होता है और वहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है. ओके, नाउ व्हेन वी ब्रीथ इन एंड व्हेन वी ब्रीथ आउट, व्हाट हैपेंस कि ब्रीथ आउट करने के बाद भी लंग्स जो है सम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर अपने पास स्टोर रखता है ताकि ऑक्सीजन को सफिशिएंट टाइम मिले कि वो ब्लड में मिक्स हो जाए और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से रिलीज़ हो जाए. ओके, तो इस तरह से कुछ गैसेस का एक्सचेंज होता है एट द एल्वियोली. क्लियर? नाउ व्हेन द बॉडी साइज ऑफ एनिमल इज लार्ज, ये जो सिंपल डिफ्यूज़न प्रोसीजर हुआ यहाँ पे जहाँ पे ये जो एयर में ऑक्सीजन था वो ऑक्सीजन ब्लड ने एब्जॉर्ब कर लिया. ओके, अब यहाँ पे एब्जॉर्ब करने के बाद इसको पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना इज़ नॉट दैट ईजी. ओके, तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी पिगमेंट होना ज़रूरी है जो इस ऑक्सीजन को लंग्स से अब पूरे के पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र करेगी. ओके, व्हाट इज़ रेस्पिरेटरी पिगमेंट मीन बाय हियर इज़ हमारे ब्लड में होता है RBC, राइट. RBC, not RCB Royal Challengers Bangalore, that is not here. It is RBC, that is red blood cells, or instead of cells you can use the word corpuscles. Okay, and in this RBC there is hemoglobin. Okay, hemoglobin word सुना होगा काफ़ी बार. hemoglobin कहाँ पे होते हैं? दिस आर प्रेजेंट इन RBC. नाउ व्हाट इज दिस हेमोग्लोबिन? हेमोग्लोबिन इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट हियर. ये जो हेमोग्लोबिन है उसको ऑक्सीजन से बहुत प्यार है. ओके, हेमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से बहुत प्यार है. तो ये जो है हेमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को यहाँ पे अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ. ओके, और इस हेमोग्लोबिन के थ्रू फिर पूरे के पूरे बॉडी में जो है ऑक्सीजन पहुँचाया जाएगा. ओके, सो ब्लड के अंदर RBC में है hemoglobin and hemoglobin has a very good affinity for oxygen and because of which oxygen जो है hemoglobin से अट्रैक्ट हो जाएगा और फिर ये hemoglobin के थ्रू पूरे के पूरे बॉडी के सेल्स में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा. ओके, इस तरह से ऑक्सीजन सभी सेल में पहुंच जाएगा. फाइन. अब कार्बन डाइऑक्साइड जो सेलुलर रेस्पिरेशन के बाद फॉर्म हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल है देन ऑक्सीजन. ओके, तो इसकी वजह से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को वापस सभी सेल में से लंग्स के पास लेके आने के लिए कोई पिगमेंट की ज़रूरत नहीं है. वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर डिज़ोल्व होके यहाँ तक पहुँच जाएगा, एल्वियोली तक पहुँच जाएगा और फिर यहाँ से ब्रोंक्यूल्स में एंड देन इट विल बी रिमूव्ड आउट अगेन फ्रॉम द नॉस्ट्रल्स ओनली. तो इस तरह से होता है रेस्पिरेशन हमारे बॉडी में. ओके, होप यू हैड अंडरस्टूड दिस हियर.